ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। साल था 1973। हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल पास था और उस वक्त रात का वक्त था और इस घर से चीखों की आवाज आ रही थी। एक मैटरनिटी होम में एक लड़की की डिलीवरी हो रही थी। वो दर्द से चीख रही थी क्योंकि अनह्यूमन तरीके से उसकी डिलीवरी करवाई जा रही थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है उसे कहा जाता है कि उसका बच्चा मर चुका है, मगर वो कहती है मैं सब जानती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर उसे चुप करवा दिया जाता है एक थप्पड़ मारकर। वहाँ पर और भी लड़कियां थी, सब डरी हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर इसी होम केयर से एक आदमी को एक बॉक्स दिया जाता है, वो उसे जंगल की तरफ ले जाता है और फिर बॉक्स को वो जमीन पर रखता है और गड्ढा खोदना शुरू करता है। वो थोड़ी देर के लिए बॉक्स को खोलता है। उसमें एक बच्चा था जो अभी तक खेल रहा था, जिंदा था। वो उसे प्यार करता है और बॉक्स दोबारा बंद करके उसे फिर दफनाने की कोशिश करता है। लड़की को चुप कराने के लिए कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाया जाता है जिससे जल्दी उसकी मौत हो जाती है और फिर वहाँ खड़ी वो औरत जल्दी से इस लड़की के पैसों पर हाथ साफ करती है और 2 सिक्के निकालकर इसकी आंखों पर भी धर देती है। ऐसे लग रहा था उसे इसकी मौत से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी तरफ जंगल में कोई चीज उस पर नजर बनाए हुए थी जिसका एहसास उसे भी हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना चाहता है, मगर वो चीज उसके पास आ जाती है और फिर हमें उसकी ये खौफनाक चीख सुनाई देती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब लगभग 40 साल बीत चुके थे। वो होम केयर अब एक होटल में बदल चुका था, मर्सी इन। एक गाड़ी तेजी से शहर से निकलते हुए हमें नजर आती है और इसी होटल में उनका स्टे भी था। वो एक कपल था, रे और लियाम। रे एक क्राइम रिपोर्टर थी और इसी जॉब की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में रहती थी और उसे विजन भी आते थे। उसने जॉब छोड़ दी थी और टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, मगर ज्यादा फर्क उसकी तबीयत में नहीं आया। वो उस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से ब्रेक लेकर इस टाउन की तरफ आ रहे थे कुछ दिन के लिए स्टे करने इसी होटल में। लियाम एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन था। रे को विजन आते थे और इनकी मैरिड लाइफ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। अब वो इस होटल के सामने पहुंच चुके थे। काउंटर पर कोई नहीं था। रे आगे बढ़कर काउंटर पर रजिस्टर देखती है तो उसका एक पेज फटा हुआ था और फिर इसे दीवार पर बच्चों की कुछ पिक्चर भी नजर आती हैं और तभी रे को एक खौफनाक विजन आता है और वो डर जाती है। लियाम जल्दी से उसे संभालता है और उसे रिलैक्स करता है। फिर उसी वक्त इस होटल की ऑनर मिस मोनिका आ जाती है। वो इन्हें अच्छे से वेलकम करती है और बातों ही बातों में पूछती है कि तुमको कौन सा मंथ चल रहा है, प्रेग्नेंट हो ना? ये बात रे को बहुत अजीब लगती है क्योंकि अभी तो सिर्फ 3रा मंथ ही खत्म हुआ था, तो उसे कैसे पता चल गया? पूछने पर वो कहती है मेरी माँ एक नर्स थी, उसके हाथों में हजारों बच्चों ने जन्म लिया, तो इसी वजह से मुझे भी थोड़ी समझ बूझ है। हर तरफ क्रीपी डॉल्स को सजाया गया था। जैसे ये रूम में एंटर करते हैं तो रे को बेड पर एक लेडी खून भरे कपड़ों वाली नजर आती है, मगर जैसे ही आंखें बंद करके दोबारा खोलती है तो बेड खाली था। ये सोचती है कि ये इसका फिर से वही विजन है जो इसे पहले भी आते थे। फिर जब ये अपना सामान खोल रहे थे तो उसी वक्त रे को लगता है जैसे किसी ने इसके पांव को छुआ हो। वो बेड के नीचे भी देखती है मगर वहां तो कोई नहीं था। लियाम कहते हैं कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, मगर रे मानने को तैयार नहीं थी और फिर इन दोनों में अनबन हो जाती है। रे अपना मूड ठीक करने के लिए अकेली ही वॉक पर चली जाती है। वहाँ ऐसे ओल्ड मैन मिलता है जो कि होटल ही का केयर टेकर था। इसका नाम टॉम था। वो इसे जंगल में जाने से रोकता है और कहता है ज्यादा दूर मत जाना, एक तो सिंक होल है और दूसरा शाम होने को है, मगर ये उसकी बात सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ जाती है। रे आगे जाकर रुक जाती है। इसे फिर से विजन आता है। उसी वक्त दोबारा टॉम वहां पर पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो ना? और फिर पूछता है कि ये घड़ी गोल्ड की है ना? तो रे कहती है हाँ, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी। तो टॉम की बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कोई भूली बिसरी याद इसकी आंखों के सामने उभरी हो। फिर वो चुप करके दूर जाती हुई रे को देखता रह जाता है।
उधर लियाम को दिखाया जाता है जो अपने म्यूजिक के नोट्स तैयार कर रहा था। इसे कोई आवाज सुनाई देती है तो ये उस रूम में चला जाता है। वहाँ पर एक चेयर थी जो ऐसे झूल रही थी जैसे उस पर कोई बैठा हो, मगर ये उसे इग्नोर कर देता है। वहाँ पर एक क्रीपी डॉल भी थी जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसे ये रूम अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा लगा। तभी मिस मोनिका भी आ जाती है तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो इसे एक रजिस्टर का फटा हुआ पेज देती है जिस पर लियाम और उसकी गर्लफ्रेंड की स्टे की डिटेल थी। मींस लियाम रे को चीट कर रहा था। मिस मोनिका वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। लियाम सबसे पहले उस क्रीपी डॉल को रूम से बाहर फेंकता है, फिर वो पेज फाड़ देता है और हम देख सकते हैं वहाँ पर रेडियो स्कैनर था, घोस्ट बॉक्स, जो कि रूहों की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें से कोई लियाम को देख रहा था। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है जो जंगल में एक जगह पर आकर बैठ जाती है। इसके पीछे ही जंगल के आगे बाड़ लगी हुई थी और जब ये वापस आने लगती है तो उसी वक्त उसे वही लेडी नजर आती है जो खून भरे कपड़ों वाली इसे अपने बेड पर नजर आई थी, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो चुकी थी। रे भी लौट चुकी थी। डिनर टेबल पर जब रे इस लेडी के बारे में बात करती है तो मिस रोज बहुत अच्छे से बात को गोल करती है और कहती है वो लॉन्ड्री गर्ल होगी। फिर रे पूछती है कि होटल बनने से पहले यहाँ क्या हुआ करता था, तो वो कहती है ये पहले मैटरनिटी होम था। यहाँ पर बिन बिहाई लड़कियों की सेफली डिलीवरी की जाती थी। समाज की उंगलियां उठने से पहले पेरेंट्स अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ जाते थे और डिलीवरी के बाद बच्चे अच्छी फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती थी। वो अपनी माँ को ऐसे पोर्ट्रेट कर रही थी जैसे वो कोई देवी हो। डिनर खत्म हो चुका था लेकिन बात अभी भी जारी थी। वो साथ साथ इन्हें पुरानी पिक्चर्स भी दिखा रही थी जिसमें मदर ने बुर्का पहना हुआ था और फिर वो कहती है 1979 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, फिर मैं ऑनर बनी। मैंने इस होम केयर को अब एक होटल में बदल दिया और हाल ही में इसकी ओपनिंग की है। इन्हीं बातों के दौरान रे तो ड्रिंक अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, मगर लियाम बार बार वो ड्रिंक पिए जा रहा था। रात से आधा होने की वजह से बात अधूरी रह गई। जब ये दोनों रूम में आते हैं तो टेबल पर इन्हें एक नोटबुक नजर आती है। सारा टाइम तो मिस मोनिका इन्हीं के साथ थी, तो फिर ये डायरी किसने रखी यहाँ पर? रे ये सोचते हुए उसे खोलती है, मगर कुछ भी तो नहीं लिखा था उसमें। उसी रात रे की न जाने कैसे आँख खुल जाती है और इसे तेज बू आती है। फिर बाहर इसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। डोर के बाहर एक सिक्का था जो ये उठाकर ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगती है जहाँ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये वही रूम था लियाम का जिसमें वो म्यूजिक की प्रैक्टिस करता था। वो पुतला उस रूम के बाहर बैठा हुआ था जिसे लियाम ने फेंक दिया था। कोई चीज इसे रूम के अंदर खींच लेती है जिसे रे ठीक से देख नहीं पाती और फिर दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वो डोर सारा खून से भीगा हुआ था। फिर रे को अगेन एक विजन आता है कि एक डिफॉर्म बच्चे को एक लेडी उठाकर इसी डोर पर पटक पटक कर मार रही थी। ये उसी बच्चे का खून था। तभी इसे वो लड़की भी नजर आती है जो हमेशा नजर आया करती थी। वो आहिस्ता से कहती है मेरा बच्चा, और रे की डर के मारे आंख खुल जाती है। रे सोचती है ये सपना था। तभी वो मुट्ठी खोलती है तो वो सिक्का अभी भी उसके पास था। रे अब ऐसे दो राह पर खड़ी थी जहाँ सच और झूठ आमने सामने थे। रे जब सुबह मिस मोनिका को उस तेज बदबू के बारे में बताती है जो रात को उसे आई थी, तो मिस मोनिका बहुत अच्छे से इस बात को भी गोल कर जाती और कहती है हाँ वो बेसमेंट से बू आ रही होगी, कब से सफाई नहीं करवाई ना। और फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और पीछे से मिस मोनिका टॉम को लेके जाती है बेसमेंट में और उसे कहती है जल्दी से सारी चीजों को ठिकाने लगा और ये जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। टाउन में आकर रिक कहती है मुझे ये घर हॉन्टेड लगता है या इसकी कोई डार्क हिस्ट्री जरूर रही होगी। लियाम भी किसी हद तक एग्री तो था मगर वो चुप रहता है। फिर ये दोनों लाइब्रेरी जाते हैं इस घर के बारे में जानने। वहाँ पर एक खड़ूस बुढ़िया बैठी थी। लियाम वहाँ पर बैठकर सेल यूज करने लगता है। रे लाइब्रेरी को कंगालना शुरू करती है और फिर इसे एक बुक मिलती है जिसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग थी। उसमें उस लड़की की भी पिक्चर थी जो रे को हमेशा नजर आती थी। तभी रे के पास वो लेडी आ जाती है। रे उससे भी इस घर के बारे में जानना चाहती थी
मगर वो बहुत ही रूडली बिहेव करती है और रे को कहती है तुम इस सब से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर रे और लियाम वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। फिर होटल आकर रे ऑनलाइन बहुत कुछ जान चुकी थी कि मिस रोज को बहुत सारे एलिगेशन का सामना था। वो बच्चों को बेचा करती थी और ज्यादातर माओं की भी डिलीवरी के दौरान मौत हो चुकी थी। मगर उसी वक्त मिस मोनिका रूम में आ जाती है। वो शायद बेडशीट वगैरह देने आई थी, तो रे को ये सब कुछ बंद करना पड़ता है। दूसरी तरफ लियाम की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसके माइंड से ये रूम पूरी तरह खेल रहा था। कभी पियानो खुद ब खुद बजने लगता था तो कभी घोस्ट बॉक्स से आवाजें आने लगती थी। फिर इसी शाम रे जिद करती है जंगल में जाने की। लियाम ज्यादा खुश तो नहीं था, मगर वो भी उसका साथ देने के लिए चल पड़ता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा हम दोनों के लिए, मगर रे नहीं मानती और बाढ़ क्रॉस करके जंगल में चली जाती है। लियाम को भी जाना पड़ता है, मगर सिग्नल ढूंढने के चक्कर में वो पीछे रह जाता है। और तभी लियाम को बार बार एक आवाज सुनाई देती है कि रे को मार डालो, इसे खत्म कर दो। वो रे को आवाज भी लगाता है कि वो कहाँ है, मगर रे काफी दूर जा चुकी थी, इसलिए वो जवाब नहीं देती। रे जंगल में काफी आगे बढ़ चुकी थी और फिर इसे वो कब्रें मिल जाती हैं जिन्हें ये ढूंढ रही थी। हर कब्र पर एक खिलौना रखा था, मे बी यही खिलौने उनकी पहचान रहे हों। और कुछ कब्रों पर क्वेश्चन मार्क भी था, शायद उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसे वहाँ पर चाइल्ड रिमेन्स भी मिलती हैं। साथ साथ वो इनकी पिक्चर भी ले रही थी ताकि कोई सबूत इकट्ठा हो सके। और फिर उसी वक्त रे को एक विजन आता है और वो डर जाती है और फिर वो जंगल में रास्ता भी भूल चुकी थी। तभी वहाँ पर बूढ़ा टॉम आ जाता है। वो इसे कहता है कि यहाँ पर फिर ना आना और लौट जाओ अपने घर को। रे उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर ये दोनों जंगल से बाहर निकल आते हैं। डाइनिंग टेबल पर रे कहती है मदर रोज ने फिर इस काम में बहुत ज्यादा पैसे तो कमाए होंगे ना। आगे से मिस मोनिका जवाब देती है नहीं, वो ये सब समाज की भलाई के लिए करती थी, इसे पैसों से लगाव कहाँ था। और हाँ, वक्त के साथ साथ ये काम बिल्कुल ना होने के बराबर था और उनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल बहुत ही मुश्किल में गुजारे। रे मिस मोनिका से जो कुछ उगलवाना चाहती थी वो ये नहीं कर पा रही थी। रात को रे जाग जाती है तो इसे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तभी वो देखती है कि बाहर तूफान था, लाइट जा चुकी थी। रूम में कैंडल की लाइट में नोटबुक अपने आप खुल रही थी। ये जब कैंडल की लाइट में देखती है तो अब उसके पेजेस पर वर्ड्स इजीली पढ़े जा सकते थे। इसे लिखने वाली का नाम रिचल था और ये वही मूवी के स्टार्ट वाली लड़की थी जो मर गई थी। इसे यहाँ और दूसरी लड़कियों की तरह लाया गया था। 7 माह तक रही थी वो यहाँ पर। बाहर की दुनिया से इनका कोई कांटेक्ट नहीं था, मानो ये इस घर की कैदी थी। ये डायरी भी वो लेमन जूस से लिख रही थी क्योंकि वो दुनिया को यहाँ की सच्चाई बताना चाहती थी। रेचल आगे लिखती है कि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ डरावना और घिनौना देखा था। यहाँ बच्चों को अनह्यूमन वे में जबरदस्ती पैदा किया जाता था और हेल्दी बच्चों को बेच दिया जाता था। जो वीक बच्चे होते थे वो भूख प्यास से दम तोड़ जाते थे, नहीं तो मदर खुद उनको मार डालती थी। बच्चे माँ को कभी दिखाए ही नहीं जाते थे। एक लड़की की तो डिलीवरी हो रही थी, वो बंधी हुई थी। तभी मदर रोज के खाने का टाइम हो गया और वो चली गई, उसे उसी हालत में छोड़कर। फिर इस लड़की और उसके बच्चे को किसी ने दोबारा नहीं देखा था। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। रेचल आगे लिखती है मुझे शक है लड़कियों के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिससे वो कुछ सोच समझ पाती ही नहीं और मदर उनको पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। वो ह्यूमन एम्ब्रॉयज को खाती थी और बेबीज का ब्लड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती थी। दूसरी तरफ लियाम भी म्यूजिक रूम में था जिसे वो रेडियो स्कैनर पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो क्रीपी डॉल भी अब उसके पास ही थी जिसे उसने कभी फेंक दिया था। वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। तभी वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। उधर रे बुक पढ़ते हुए उसकी हंसी की आवाज सुन लेती है और वो भी उसके रूम की तरफ आ जाती है। जब वो उसे रिचल की सच्चाई बताने की कोशिश करती है
तो उल्टा लियाम उसे बुरा भला कहता है ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और रे को रूम से बाहर निकालकर डोर उसके मुंह पर बंद कर देता है। ये सब कुछ नीचे बैठी मिस मोनिका भी सुन रही थी। अब इसके हाथ में एक ऐसा मोहरा आ चुका था कि जो इस सारे खेल की बसात पलट सकता था, मीन्स लियाम पर। थोड़ी देर बाद जब रे रूम में होती है, लियाम आता है और उसे सॉरी कहता है और बर्थडे विश करता है और सुबह घर जाने की बात करता है, तो रे उससे हेल्प मांग लेती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सिर्फ लियाम आता है और वो कोई बहाना बना देता है। दूसरी तरफ रे सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को सारी बात बता देती है। वो कहता है ये केस तब बंद करना पड़ गया था जब हमारे पास ज्यादा प्रूफ नहीं थे और कोई आई विटनेस भी नहीं था। अगर ये हो पाए तो हम दोबारा से इस केस को खोल सकते हैं। और उसी वक्त रे के दिमाग में कोई बात आती है और वो वहां से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फसादी बुढ़िया ने कॉल करके मिस मोनिका को सारी बात बता दी। अब मिस मोनिका जान चुकी थी कि रे को किस चीज की तलाश है। और हाँ, मूवी के लास्ट में रियल पिक्चर भी दिखाऊंगी और रियल स्टोरी पर बात भी करेंगे। वो सीधा टॉम के ठिकाने पर आई थी और टॉम भी उसी का वेट कर रहा था। वो आकर पूछती है, तुमने कितने बच्चों को दफनाया? वो कहता है, मदर मेरी बहन थी, इसने मुझसे जो करवाया वो मैं कभी नहीं करना चाहता था। और वो साथ साथ रो भी रहा था। फिर वो आगे कहता है, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, मगर मैंने तुम्हें भी नहीं मारा और तुम्हें एक फैमिली को सौंप दिया। मैंने उसी दिन ही तुम्हें पहचान लिया था जब तुम यहाँ आई थी, तुम्हारे इस गोल्ड की घड़ी से। वो आगे कहता है, तुम्हारी माँ का नाम रेचल था और उसने तुम्हारा नाम बेबी रे रखा था और मैंने भी यही नाम उस फैमिली को बताया था। ये सुनकर तो रे के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। और फिर वो आगे कहता है, तुम्हारे सवालों के सारे जवाब बेसमेंट में हैं, वहां चली जाओ। रे वहां से रोते हुए चली जाती है। रे के जाने के बाद वहां पर मिस मोनिका आ जाती है। उसने अजीब तरीके से अपना फेस ढका हुआ था, उसके हाथ में एक नाइफ था और टॉम पर वार करती है। टॉम बेचारा वहीं गिर जाता है। घर आकर रे अपनी माँ से बात करती है तो वो मान जाती है कि रे उनकी बेटी नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट की थी। बात मगर अधूरी रह जाती है। सिग्नल चले जाते हैं। दूसरी तरफ लियाम को दिखाया जाता है। वो म्यूजिक रूम में था और घोस्ट बॉक्स उससे बात कर रहा था। उससे बात करने के बाद वो नीचे आ जाता है और वहाँ पर मिस मोनिका भी थी। वो उसे फिर से वही ड्रिंक पिलाए जा रही थी और लियाम बिल्कुल बुत बना बैठा था। और तभी उसके मुंह से निकलता है, तुम्हारी माँ ईवल थी। मिस मोनिका कहती है, ईवल तो बस इस घर में एक ही था, वो था मदर का बेटा। मदर को एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ था जो सिर्फ उसे एक रात की खुशी देकर छोड़कर चला गया था। मदर ने उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, उसने प्रेयर की, लेकिन क्या हुआ, उसकी सारी प्रेयर ईवल हो गई और बदले में लौटकर क्या आया, ये ईवल बच्चा। हम देख सकते हैं कि मदर कौन सी प्रेयर किया करती थी। वो माला जप रही थी, वो भी घोस्ट बॉक्स के सामने, मीन्स वो ईवल सोल से हेल्प ले रही थी। फिर मिस मोनिका कहती है वो एक ईवल बच्चे की माँ बनी। और फिर एक रात मदर ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे कपड़े में लपेटा और डोर पर पटक पटक कर इसकी जान ले ली। मगर वो ईवल सन कभी इस घर को छोड़कर गया ही नहीं। और फिर इस सीन में हम देख सकते हैं कि उसके पांव जानवरों जैसे थे। लास्ट में मिस मोनिका कहती है, बताओ मदर कितनी हर्ट हुई होगी, ना उसे प्यार मिला और ना ही वो एक बच्चे की माँ बन पाई। अब रे के सारे सवालों के जवाब बेसमेंट में थे। वो वहां जाती है। वहां कपड़ा हटाने पर इसे बहुत सारे सर्जिकल टूल्स नजर आते हैं और इसे एक पुराने रजिस्टर में, जिसमें इसे अपना और अपनी माँ का नाम और जन्म का साल और दूसरी डिटेल भी मिल जाती है। तभी बेसमेंट में रखा बॉक्स खुद से खुलने लगता है। रे जाकर देखती है तो इसमें मदर के बच्चे की रिमेन्स थी और कुछ उसके जिस्म की हड्डियों को छत से भी लटकाया गया था। ये शायद काला जादू था जो वो करती थी। फिर इसे कांच की बोतल में ह्यूमन एम्ब्रॉयज भी मिलते हैं। जब ये उन्हें देखती है और डर जाती है तो इसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट जाती है। तभी मिस मोनिका वहां आ जाती है और वो कहती है इन ह्यूमन एम्ब्रॉयज की सप्लाई अब कम हो गई है। मदर इन्हें खाकर अपनी बढ़ती उम्र को रोक पाती थी। रे कहती है तुम अपनी माँ के गुनाहों को कब तक छुपाओगी, अब तुम्हारा चेहरा मैं दुनिया को दिखाऊंगी। तो वो कहती है माँ के कामों को,
तो वो हंसते हुए कहती है, मैं खुद ही मदर हूँ और मैंने अपनी उम्र को रोकने का राज पा लिया है। तभी रे बाहर को भागती है और इसे लियाम पकड़कर बेहोश कर देता है और अगले ही लम्हे वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है। मोनिका ने ये सब इसलिए किया था कि इसे रे का 3 माह का बच्चा चाहिए था। तभी दूसरी तरफ मिस मोनिका सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी और उसने जहर का इंजेक्शन भी तैयार कर लिया था। फिर वो अपने फेस को कवर करती है और रे की तरफ जाने लगती है। रे खुद को आजाद करने की कोशिश करती है मगर कर नहीं पाती। तभी वो कहती है, माँ प्लीज, यानी कि वो माँ से हेल्प मांग रही थी और तभी रेचल की सोल आकर उसे आजाद कर देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। मदर जब रूम में आती है तो रूम खाली था, रे भाग चुकी थी। रे सीधा टॉम के घर जाती है और वो जमीन पर पड़ा था। रे उसके पेट से नाइफ निकालती है, वो अभी भी जिंदा था। तभी वो आहिस्ता से कहता है, यहाँ से भाग जाओ, और रे भी वहाँ से भाग जाती है। वो जंगल में भागते ही जा रही थी। तभी लियाम उसे मिल जाता है। रे उसे दूर रहने के लिए कहती है मगर लियाम ठीक हो चुका था। वो रे की हेल्प करना चाहता था। मदर पीछे से आकर लियाम का गला काट देती है और लियाम भी मारा जाता है। मदर लियाम का खून चाटकर हंसने लग जाती है। रे डर के मारे भागती है मगर मदर जल्द ही इसे पा लेती है। जब वो रे को मारने वाली थी तभी टॉम पीछे से आकर इसके सर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। रे बुत बनी खड़ी थी। उसी वक्त टॉम कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो भी ऐसा ही करती है मगर थोड़ी दूर जाने पर इसे ऑफिसर रेस्क्यू कर लेता है। अब मदर को जब होश आता है तो वो खुद को बॉक्स में बंद देखती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। जोर जोर से लकड़ी पर हाथ भी मारती है मगर जंगल में दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी हम टॉम को देखते हैं। वो इसकी कब्र पर गिरकर मर चुका था। अगली सुबह मर्सी इन में ही रे की आंख खुलती है। ऑफिसर कहते हैं, अब सब ठीक है, बेसमेंट से सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, तुम्हें भी घर भिजवाया जाएगा, अब तुम आराम करो। और वो चला जाता है। तभी रे अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें मिट्टी थी और फिर जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो इसके बेड पर बॉक्स था और वो आहिस्ता से खुल रहा था। इसमें से एक हाथ बाहर आ रहा था। रे की चीख निकलती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी एक रियल घटना से इंस्पायर्ड थी। कनाडा में एक मैटरनिटी होम था जिसे एक कपल चलाता था। ये लोग बेसहारा औरतों और सिंगल मदर को अपना शिकार बनाते थे। ये इनकी डिलीवरी करवाते थे और जो बच्चा वीक होता था उसे एक बॉक्स में डालकर जिंदा दफन कर देते थे और दूसरे बच्चों को बेच दिया करते थे। इन्हीं की एक सर्वाइवर औरत ने बटर बॉक्स के नाम से एक बुक पब्लिश की थी और तभी दुनिया को इनकी सच्चाई पता चल सकी थी।